पहले तो आपको ना एक डिटर्मिनेशन चाहिए, आपकी जिज्ञासा आपके अंदर हो, आपको तैयारी करनी है। अदरवाइज होता क्या है, कितनी लंबी जर्नी में ना बच्चे आते हैं, 3 महीने तैयारी करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी तैयारी में लग जाते हैं। पहली शर्त है ये, हाँ, पहले तो हमें इससे भटकाव नहीं करना है कि हम आज यूपीएससी कर रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा तो हम कल एसएससी कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम लेखपाल का नहीं है। हमें पहले से हमारे अंदर थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। धैर्य इसकी सबसे बड़ी जरूरत है इस एग्जाम का। पेशेंस। टीचर हैं, आप देखते हैं सर कि मोटिवेशनल वीडियो बना करके रील्स के माध्यम से बच्चे मोटिवेट होकर आ जाते हैं और लाखों रुपए दिल्ली में बर्बाद कर देते हैं। तो मैं बस इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो गुरु घंटाल लोग हैं, प्लीज आप लोग उनसे बचिए, क्योंकि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं और वो आपको 4-6 मोटिवेशनल बातें बोल करके आपसे बहुत बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, 2, 2.5, 3 लाख रुपए तक यहाँ पे मुखर्जी नगर में फीस ले रहे हैं। जय भीम, नमस्कार, मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक। अभी तमाम बच्चे ऐसे हैं, देश भर में लाखों बच्चे जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद अलग अलग मौके तलाश रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जाएंगे। इसी बीच में तमाम बच्चे यूपीएससी को लेके सोचते हैं। हमारे साथ 2 शख्स हैं जो टीचर हैं, जो यूपीएससी को लेके गाइड करते हैं बच्चों को। इनसे हम जानेंगे कि यूपीएससी आखिर क्या है और किस तरीके से वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं यहाँ पिछले 1 साल से इस अम्बेडकर अकेडमी में गाजियाबाद में मैं एज ए फैकल्टी के तौर पे कार्य कर रहा हूँ और मेरा सब्जेक्ट है वो हिंदी साहित्य ऑप्शनल यूपीएससी के लिए, और बाकी एनवायरमेंट इकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ। सर नमस्कार सर, मैं के.आर. सुमन हूँ और मैं पॉलिटी और गवर्नेंस वाला हिस्सा देखता हूँ और सोशोलॉजी ऑप्शनल से मैं जो है मेरा रहा है और बच्चों को भी मैं इसी में गाइड करता हूँ। तो ये जहां हम हैं ये मसौता है और ये डॉक्टर अंबेडकर एकेडमी है। मिशन पे बैक टू सोसाइटी एक संस्था है जो लगातार जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे हैं उनको बेहतर तैयारी कराती है, उनको मौके देती है। एक बड़ा एग्ज़ाम होता है जिसमें कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है, 50 बच्चों को, और उनको उनके जो सपने होते हैं यूपीएससी करने का, उन सपनों को पूरा करने में मदद की जाती है। और 2 फैकल्टी हैं हमारे साथ। तो यूपीएससी की जब हम बात होते हैं, अभी आपको ये पता है कि ग्रेजुएशन करके तमाम बच्चे आए हैं फील्ड में और लाखों बच्चे हैं जो सोचते होंगे यूपीएससी के लिए और अलग अलग हिस्सों में तैयारी करते हैं। आप लोग मुखर्जी नगर में भी पढ़ाते हैं, वहाँ पे भी, यहाँ के अलावा। तो ऐसे छात्रों के लिए जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट यूपीएससी का सपना देखता है, पहली शर्त क्या है? तैयारी तो जैसे ग्रेजुएशन में आप हो उससे 1 साल पहले तैयारी कर दो, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है यूपीएससी में कि आप जितनी कम उम्र में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप उतने अच्छे पद पर जा सकते हो। जो जनरली बच्चे, जैसे आप 30 साल में लगे तो बहुत जल्दी आप नहीं, लेकिन आप 22 साल में 23 साल में अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक जाने की आपकी संभावनाएं होती है। शर्त के लिहाज से मेरा सवाल ये भी था कि अगर कोई बच्चा चाहता है यूपीएससी करना तो सबसे पहले उसके में क्या होना चाहिए, उसके लिए पहली शर्त क्या है कि आप किस बच्चे को कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है तुम्हारे पोटेंशियल, तुम यूपीएससी कर सकते हो? सर मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि पहली शर्त है कि बच्चे में वो कमिटमेंट हो और उस तरीके से वो सोच रहा हो। एक चूंकि यूपीएससी में चूंकि प्रीलिम तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब मुख्य परीक्षा की बात आती तो वहाँ पे एलेबोरेटिव होता है, मेंस लिखना होता है पूरा। तो एक बच्चे की विश्लेषण वाली क्षमता कैसी है, यदि जो एक्सप्लेनेशन वाली पावर उसके पास अच्छी है। कई बार हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं सर, तो हम लोग जो है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग निबंध लिखते हैं और निबंध में ये बात चेक की जाती है बार बार कि आप कितना अच्छी तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये एक तो एक्सप्लेनेशन वाली पावर अच्छी होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और स्कूल के मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन आपने सोच लिया कि मुझे यूपीएससी करना है तो अब बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस ना करके एक ही ऑप्शन पर लगेंगे तो श्योर सिलेक्शन होगा। क्या ध्यान देना जरूरी है यूपीएससी के बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं? जैसे टाइगर वुड्स की एक मैं आपको थोड़ी सी कहानी सुनाता हूँ कि टाइगर वुड्स ने बोला कि उनसे पूछा गया कि आप इतने अच्छे प्लेयर कैसे बन गए, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी को काम करने से पहले ना मैं सोचता हूँ, मैं बॉल देखता हूँ, गोल देखता हूँ, बॉल देखता हूँ, जब मैं फिर बॉल को जब गोल में ले आता हूँ होल में, तब तो पहले तो आपको ना एक डिटर्मिनेशन चाहिए, आपकी जिज्ञासा आपके अंदर हो, आपको तैयारी करनी है। अदरवाइज होता क्या है, कितनी लंबी जर्नी में ना बच्चे आते हैं, 3 महीने तैयारी करते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, फिर दूसरी तैयारी में लग जाते हैं। पहली शर्त ये, हाँ, पहले तो हमें इससे भटकाव नहीं करना है कि हम आज यूपीएससी कर रहे हैं, हमारा नहीं हो रहा तो हम कल एसएससी कर लेंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम लेखपाल का नहीं है। हमें पहले से हमारे अंदर थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। धैर्य इसकी सबसे बड़ी जरूरत है इस एग्जाम का। पेशेंस बहुत होना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक जो सब्जेक्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तमाम एक डिस्कशन चलता रहा है, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, इस सब्जेक्ट में ज़्यादा, तो विषय का चयन कैसे करे छात्र?
सर जैसे ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जैसे यूपीएससी के बच्चे तैयारी करने आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उनका ये होता है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें। ऑप्शनल को लेकर के सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं? ऑप्शनल के हम 46 सब्जेक्ट होते हैं हमारी लैंग्वेज को मिला के प्लस बाकी जो साइंस के सब्जेक्ट है उनको मिला करके। तो पहला क्वेश्चन तो ये होता है। दूसरा प्रश्न ये होता है कि हम माध्यम कौन सा रखें। कुछ लोग हिंदी माध्यम रखते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी माध्यम रखते हैं। तो अगर मैं हिंदी माध्यम की बात करूं, जैसे पिछले 2 सालों के सिलेक्शन की बात करूं, हमारा 2022 में हमारे 50 के आसपास हमारे सिलेक्शन हुए हिंदी माध्यम से, 54 सिलेक्शन हुए। उस 54 में से आउट ऑफ 46 सब्जेक्ट में से 29 बच्चे थे जिनका हिंदी साहित्य से वो सिलेक्ट हुए थे। अभी हमारा जो 2023 का जो रिजल्ट आया फाइनल, उसमें 41 बच्चे सिलेक्ट हुए हिंदी माध्यम से टोटल, उसमें से 25 बच्चे हैं जो हिंदी साहित्य से सिलेक्ट हुए। अच्छा, मुद्दा इस बात का है कि क्या हिंदी साहित्य में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट से बच्चे क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं? ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पीएसआईआर भी, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन वो बाकी जो सब्जेक्ट है उनको इंग्लिश में वेटेज बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करेंगे, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो इंग्लिश माध्यम में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम में हिंदी साहित्य से सबसे ज़्यादा रेशियो है सिलेक्शन का। तो मुझे लगता है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर आप हिंदी में थोड़े से भी कंफर्टेबल हो, अगर आपको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने ही होते हैं हमको, वो तो हम सोच के नहीं आते, लेकिन यहाँ हमें थोड़ा सा ऑप्शन दे रखा है तो हमें थोड़ी सी लिबरल हो जाते हैं। तो अगर आप उस सही रास्ते पर जाएंगे तो आपको सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। तो हिंदी लिटरेचर जो ऑप्शनल है उसके इंग्लिश में इंग्लिश मीडियम में एक ऑप्शनल सोशियोलॉजी है और ये अच्छे मार्क्स आते हैं सर, मतलब अंडर 10 हमेशा कोई ना कोई रहेगा। जैसे रैंक 2 इस बार जो है सोशियोलॉजी से है, अंडर 100 लगभग 10-15 लोग रहते ही हमेशा सोशियोलॉजी से, क्योंकि वो बहुत डायनेमिक सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल मतलब मॉडर्न समाज को पूरी दिखाता है किस तरीके से समाजशास्त्र का जो है उद्भव होता है, किस तरीके से ये बनता है समाजशास्त्र। तो बहुत नया सब्जेक्ट है, इसीलिए वो इंग्लिश मीडियम वाले लोगों से अच्छा कैच कर लेते हैं। और इंग्लिश मीडियम में चूंकि इसके जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा अवेलेबल है। और सर एक और मैं बात करूंगा, जैसे आपने एक बात बोली कि बच्चों को क्या ध्यान देना चाहिए, कि जो बहुत सारे टीचर हैं, आप देखते हैं सर कि मोटिवेशनल वीडियो बना करके रील्स के माध्यम से बच्चे मोटिवेट होकर आ जाते हैं और लाखों रुपए दिल्ली में बर्बाद कर देते हैं। तो मैं बस इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि आप लोग जो गुरु घंटाल लोग हैं, प्लीज आप लोग उनसे बचिए, क्योंकि वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं और वो आपको 4-6 मोटिवेशनल बातें बोल करके आपसे बहुत बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, 2-2.5-3 लाख रुपए तक यहाँ पे मुखर्जी नगर में फीस ले रहे हैं सर। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो बच्चा फंस रहा है वो लोअर कास्ट लोअर क्लास का, जिसके पास बताने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है, उसके पास वो कल्चर नहीं है कि हमारे चाचा फूफा ताऊ हैं तो बता देंगे। कोचिंग एक बड़ी बात आती है जिसका आपने जिक्र किया, कोचिंग कितना जरूरी है, कोचिंग कब करना चाहिए, क्या शुरू में सेल्फ स्टडी करनी चाहिए और फिर बाद में कोचिंग करनी चाहिए, या फिर कोचिंग से शुरू करनी चाहिए सेल्फ स्टडी बाद में करनी चाहिए? इस तरीके के तमाम सवाल जो नए बच्चे उनके मन में होता है। सर बहुत अच्छा प्रश्न है ये। जैसे मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कोचिंग से पहले में गाइडेंस बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अभी आपको टीना डबी का एक एग्जाम्पल बताया था कि टीना डबी थी, उनकी फिर बहन सिलेक्ट हुई। इसका मतलब नहीं कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में चले गए, उनका मतलब था कि उनको गाइड बहुत अच्छे से किया गया। तो सबसे पहले तो बच्चे को एक गाइडेंस, एक मेंटोर बहुत अच्छा होना चाहिए उसका। उसके बाद में अगर वो सेल्फ स्टडी कर सकता है, जैसे अगर मान लो कि जैसे हम लोअर कास्ट में देखें, बच्चे पैसे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, या और भी कास्ट में पैसे नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा 2.5 लाख 3 लाख पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ पे आप ये है कि सेल्फ स्टडी में है कि आप बेसिक अपना जो एनसीईआरटी है सिलेबस को आप कर सकते हो, और आप घर पे भी रह के, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर बार घर से भी लोग एग्जाम निकालते हैं और इतना कंटेंट भी है, लेकिन आपको कोचिंग सिर्फ इसलिए चाहिए कि आपको एक सही से कोई गाइड कर सके। जैसे इसका एक सबसे बड़ा पार्ट है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में क्या है कि आपका प्रीलिम्स के बाद में जो सबसे बड़ा हमारा सिलेक्शन का एरिया वो है हमारा मेंस, जहां हमारे 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 हमारे ऑप्शनल के पेपर होते हैं, 1 निबंध का पेपर होता है और 2 कंपलसरी पेपर होते हैं। तो उसके लिए आंसर राइटिंग के लिए हमें बच्चों को कहीं ना कहीं कि आप कैसा लिखते हैं, आपकी कॉपी चेक करने वाले क्या हैं, उनको कमेंट क्या कर रहे हैं वो, कि आपको क्या ऐड करना चाहिए था, कैसे। तो कोचिंग एक हद तक जरूरी है, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप बिना कोचिंग के निकाल ही नहीं सकते ये तो। लेकिन जिन बच्चों में पोटेंशियल है, जो बच्चे कर सकते हैं, तो वो नो डाउट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कोचिंग की मैंने बात की, ये तो खैर हर साल कहानियां मिलती है कि सेल्फ स्टडी से लोगों ने निकाल लिया, जॉब करते हुए निकाल लिया, लेकिन कोचिंग कब जरूरी है, शुरू में या फिर बाद में?
आप पहले तो ग्रेजुएशन अच्छे से दें। देखिए मैं एक्चुअली में क्या है कि जब हम लोग थोड़ा सा अगर उसके पाठ्यक्रम को देखेंगे यूपीएससी को, तो हमारे पाठ्यक्रम में जो हमने 10th और 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है मैक्सिमम उससे ज़्यादा आता ही नहीं है, चाहे आप किसी बैकग्राउंड से हैं। तो लेकिन उसमें क्या है कि जैसे हम लोग जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं जनरली हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, या हम लोग सीबीएसई से पढ़ें या यूपी बोर्ड से पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ के हमें बेसिक नॉलेज सबकी होती है। तो अगर हमें बेसिक हमें करने के लिए अगर हमें फिर बाद में मेंस की तैयारी करनी है, या हमें हमारा कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा, जैसे आजकल के बच्चों को डर लगता है कि मैं कोचिंग नहीं करूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसके लिए आवश्यक है। लेकिन अब ग्रेजुएशन करने के बाद में आप कोचिंग करें, मटेरियल के लिए कुछ, हाँ मटेरियल के आपको उसके लिए आंसर राइटिंग आपको करना है अपना स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो आप वहाँ कर सकते हो। बाकी तो कब शुरू में के बाद में? अब जैसे मेरा जो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे आपको मतलब सिलेक्शन आपको तुरंत ग्रेजुएशन के बाद लेना है, तो आप जैसे ही थर्ड ईयर में आए तो थर्ड ईयर के बाद में आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाना चाहिए आपको, तो आप वहाँ पे भी एंगेज रहेंगे। यहाँ आपका 1 साल में जब ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होगा तब तक ही आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही फाइनल ईयर कंप्लीट करोगे तो आप इस स्थिति में आ जाओगे कि आप एग्जाम देने की स्थिति में आ जाओगे। हो सकता है आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ में आप आईएएस क्वालिफाई भी कर जाओ, यूपीएससी क्वालिफाई भी कर जाओ। जी जी सर। आप क्या कहेंगे इस पे? सर कोचिंग मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि जरूरत है उन लोगों के लिए जिनके बैकग्राउंड में कुछ है ही नहीं, जिनको कोई बताने वाला नहीं है। जैसे सर ने बोला टीना डाबी का एग्जाम्पल, क्योंकि उनकी सिस्टर का एग्जाम्पल, क्योंकि उनके पेरेंट्स ऑलरेडी ब्यूरोक्रेट्स थे। या फिर आज भी हम देखते हैं जिनके घर में एक ऑफिसर है तो ऑफिसर बनते जाते हैं। तो जिनके घर में कोई है ही नहीं गाइड करने के लिए, तो कोई गाइडेंस होने के लिए चाहिए। और सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि कोई गाइडेंस आपको फ्री में नहीं देगा था, आपको गाइडेंस कंटिन्यू चाहिए किसी से, तो आप एक पेड गाइडेंस ले लेते हैं कि ठीक है मैं कुछ पे कर रहा हूँ, और कुछ नए बच्चे भी मिल जाते तो एक टीम बन जाती है। ये बिल्कुल एक ग्रुप बन जाता है जहां पे आप अपने आप को कंपेयर कर पाते हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। कोचिंग में ये एक इम्पोर्टेंट बात है। जैसे हम लोग हमारे यहाँ पे मुखर्जी नगर में हम लोग कोचिंग कराते हैं, हम लोगों की खुद की एग्जाम दृष्टि इंस्टीट्यूट है मुखर्जी नगर में ही, मेन मुखर्जी नगर में एग्जाम दृष्टि के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट। आप दोनों एग्जाम दृष्टि मुखर्जी नगर में कहाँ पे? सर मेन मुखर्जी नगर में जो पुलिस बूथ है उसी के पास में, और सारी कोचिंग के बीच में ही एग्जाम दृष्टि भी है। तो वहां पे हम देखते हैं कि बच्चे सर ग्रुप में बैठ के जब पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं, जैसे सर ने बोला कि आंसर राइटिंग में हम लोग बहुत फोकस करते हैं, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो जनरली कोचिंग में नहीं हो पाती है, क्योंकि अच्छा, एक जी सर। ठीक है, तो आप लोगों का जो कोचिंग है, जो आप लोग मुखर्जी नगर में कर रहे हैं या फिर यहाँ पे बच्चों को गाइड कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और अभी वहाँ से रेशियो क्या है? कुछ बच्चे निकल के आए हैं क्या? जी सर। तो मुखर्जी नगर में हम लोग 2 साल से तो मुखर्जी नगर में, बाकी व्यक्तिगत अनुभव जो है मेरा 8 साल का है। मैंने अलग अलग संस्थाओं में पढ़ाया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन में। तो लगभग 11-12 तो एसडीएम है सर, हमारे स्टूडेंट जो है वो बन गए हैं। बाकी बीडीओ और अन्य अलग अलग पोस्ट पे तो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब 100+ स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। यूपीएससी में भी कुछ लोग जो है प्रॉपर यूपीएससी में आईएएस भी हैं, और कुछ जो है आईपीएस, और कुछ अलग-अलग। 2 साल में आप लोग 2 साल में है सर। जैसे अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो उसमें एक हमारे छात्र हैं सचिन, वो भी यूपीएससी में सिलेक्ट हुए हैं। ऐसे 2 बच्चे और भी हमारे सिलेक्ट हुए हैं। बाकी जैसे सर ने बताया हमारे यहाँ से 10 रैंक 30 रैंक 20 रैंक मतलब यूपी पीसीएस में भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा सिलेक्शन रेशियो है हमारे यहाँ। अच्छा, जितने भी बच्चे होते हैं सबका सपना होता है मैक्सिमम कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना। जैसे हम लोग मीडिया में है तो सबको एंकर बनना होता है ना? तो ये मार्क्स का क्या सिलेक्शन है कि आईएएस में जाना है तो कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए, आईपीएस में जाना है तो आप बता भी रहे थे। जी मैं इस पर बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर हम थोड़ा सा मेंस की बात करें तो हमारा अगर पूरा मेंस का जो टोटल मार्क्स है वो 2025 है। अगर हम 2025 मार्क्स का टोटल होता है, जिसमें इंटरव्यू भी। प्रीलिम्स कितने मार्क्स? प्रीलिम्स हमारा कह रहा है 200 नंबर का जीएस का पेपर होता है और 200 का एक सीसेट का होता है, तो 400 का होता है, जिसमें सीसेट हमारा क्वालिफाई होता है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, और जीएस के पेपर से ही हमारी मेरिट बनती है और उसी से प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। और ये जो बाद में होता है क्या कहते हैं उसको? बाद में फिर हमारे मेंस जो होते हैं उसमें कितने पेपर लिखने होते हैं? मेंस के एग्जाम में हमारे 2 पेपर होते हैं कंपलसरी। एक होता है हमारा लैंग्वेज का, एक होता है हमारा अंग्रेजी का, जिसमें हम सिर्फ क्वालिफाइंग रखते हैं 25%। लैंग्वेज और अंग्रेजी दोनों अलग? हाँ, लैंग्वेज आप कोई भी रख सकते हो। जैसे मैं यूपी से हूँ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, हिंदी रखूंगा। कोई व्यक्ति उड़ीसा से है तो वो और भी वो अपने इंडियन लैंग्वेज कोई भी रख सकता है, तो वो क्वालिफाइंग होता है। उसके बाद कहानी शुरू होती है हमारी जीएस के पेपर से। 4 हमारे जीएस के पेपर होते हैं, हर पेपर हमारा 250 का होता है। 4 पेपर 1000 के वो हो गए। 500 नंबर का हमारा ऑप्शनल होता है, 250 नंबर का हमारा निबंध होता है, और 275 नंबर का हमारा इंटरव्यू होता है। अगर 2025 में मैं बात करूं, अगर कोई बच्चा 2025 में से अगर 1025 के आसपास लेके आ रहा है, 2025 नंबर है ये, 2025 आप लोग साल मत समझ लीजिएगा, 2025 मार्क्स का टोटल है। अगर उसमें से कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अगर वो 1025 के आसपास मार्क्स लेके आ रहा है, तो उसको आईएएस बनने की प्रबल संभावना है 50%। हाँ, और उसके लिए रैंक भी उसकी अंडर 90 होनी चाहिए, पहली बात।
अगर कोई ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से है तो उसको लगभग 990 के आसपास मार्क्स लाने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी से अगर वो 960 और 950 के आसपास अगर मार्क्स लेके आ रहा है, रैंक की मैं बात करूं, अगर रैंक उसकी अगर मान लेते हैं हमारे पास 1000 सीट्स आ रही हैं जो भी लगातार 1000 सीट्स में से अगर वो 500 के अंदर रैंक लेके आ रहा है तो उसको प्रॉपर आईएएस की पोस्ट मिलने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। इसी तरीके से मैं अगर आईपीएस की बात करूं, आईआरएस की बात करूं, तो अगर हम 5-5, 6-6 मार्क्स कम करते जाएंगे तो इस तरह में हमारे आराम से क्वालिफाई हो जाता है। तो कुल मिला के 2025 में से अगर कैटेगरी की बात करें तो 950 मार्क्स आपको लाने ही होंगे आपको प्रॉपर आईएएस के लिए, अदरवाइज सिलेक्ट तो आप हो ही जाओगे। मतलब मिनिमम इतना आईएएस के लिए मैं मार्क्स बता रहा हूँ। अच्छा, ये 5 बातें जो आप बताना चाहेंगे कि ये जरूरी है। सबसे पहले कि तो सिलेबस कंप्लीट करना है हमें, सबसे पहला जो है सिलेबस कंप्लीट करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरी बात, हमारी आंसर राइटिंग पे बहुत अच्छी पकड़ होना चाहिए। चौथी बात यह है कि हमें बहुत ज़्यादा किसी एक दिशा में हमें झुकाव नहीं होना चाहिए, किसी एक विचारधारा को लेकर के हमें बहुत न्यूट्रल होकर बैलेंस रह के हमें लिखना है, क्योंकि आप जब अधिकारी बनोगे, आप आईएएस अधिकारी बनोगे तो आप हर व्यक्ति के आईएएस अधिकारी बनोगे, उस जिले के अधिकारी बनोगे जिसमें हर समाज, हर वर्ग के लोग। जी सर, और ये चौथी बात थी। और पांचवी बात थी कि आप जिस दिन से आप ये डिसाइड करते हो कि मुझे करना है, तो उस दिन से आप ये लग जाओ कि अब मुझे करना है, जब तक ये उद्देश्य ना मिल जाए। ये 5 बातें थी जो सर मैंने आपको बताई। जी, आप बताइए। सर ने जो बताया है उसमें से मैं 1-2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी में जैसे सर ने बताया कि पाठ्यक्रम जो है ना हमारा सिलेबस, वो हमें पहले याद होना चाहिए। मैं मैक्सिमम बच्चों के साथ देखता हूँ, उन्हें 3 साल 4 साल हो जाती है तैयारी के, लेकिन उनको सिलेबस ही नहीं पता। दूसरा क्या है कि हमारा PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे वो मेंस के हों, हमें एक बार वो पढ़े होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यूपीएससी का ट्रेंड क्या है। तो ये 2 चीज़ें बहुत जरूरी हैं। तीसरा, आप कि जो जैसे यूपीएससी का अगर पेपर देखें तो यूपीएससी आपसे ना थोड़ा क्रिएटिविटी चाहती है, थोड़ा इनोवेशन चाहती है, थोड़े आपके थॉट्स का डाइवर्जेंस चाहती है। अब ना कि आपको हमेशा क्वेश्चन जो ऐसे पूछे जा रहे हैं ना, वो हमेशा ऐसे पूछते हैं जहाँ आपको सॉरी जहाँ थोड़ी सी आपके ब्रेन की स्टॉर्मिंग हो। तो हमें थॉट्स को, मतलब जो किताबों में नहीं मिलेगा वो आपके भीतर से आएगा। आपका एनालिसिस, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि आज से पहले आईपीएस को इंडियन पैरट सर्विस बोला जाता था, ठीक है, क्योंकि वो एक रट्टू तोता की सर्विस थी तो हो जाते थे। लेकिन आजकल ये ट्रेंड बदल गया है, हम रट के कुछ नहीं कर सकते, हमें अपने आइडियाज को लेके आना पड़ेगा, हमें अपने इनोवेशंस को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बन के जाएं तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जाएं तो आप वहाँ के लोगों को समझ पाएं, वहाँ की समस्याओं को दूर कर पाएं, और अगर आप जिस बैकग्राउंड से जाते हैं तो उसका आप कितना उपयोग मैक्सिमम बच्चों को दे सकते हैं या उस सोसाइटी को दे सकते हैं। तो ये भी एक आपको कॉर्नर होना चाहिए। ओके, कोई आखिरी बात जो आप जोड़ना चाहेंगे जो इम्पोर्टेंट है? बाकी तो इम्पोर्टेंट ये है कि यूपीएससी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ जो भी व्यक्ति तैयारी करना चाहता है वो जुनून के साथ आए, धैर्य के साथ आए, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करे, प्रॉपर रणनीति के साथ तैयारी करे, और एक अच्छी कोचिंग में जाकर के तैयारी करे, क्योंकि आजकल कोचिंग एक बिजनेस बन गया है, बाजार बन गया है। तो उस बाजार में न जाएं, आप उस जगह जाएं जहाँ आपके हित जुड़े हुए हैं, जहाँ आपको वो लोग समझ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का जो कोचिंग है मुखर्जी नगर में, उससे अगर किसी को जुड़ना हो तो कोई वेबसाइट है आप लोगों? जी सर, हमारा एग्जाम दृष्टि एप्लीकेशन है, और साथ साथ में एग्जाम दृष्टि का यूट्यूब चैनल है जिस पे लगभग 85,000 सब्सक्राइबर हैं अभी, और एप्लीकेशन भी है हमारा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप जुड़ सकते हो प्रॉपर तरीके से। वहाँ पे डिटेल है कि कैसे? हाँ, प्रॉपर सब नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, और वेबसाइट भी है, सारी चीजें हैं, उससे आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि दोनों लोगों से बातचीत करने के बाद जो डाउट्स हैं थोड़े बहुत, अगर आप यूपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। देखते रहिए दिल्ली दस्तक, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में हमारी खबरें शेयर करिए और हमारी मदद भी करिए। जय भीम।